तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग वेब ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे थे और न्यूमेरिकल में बहुत सा क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी था। उम्मीद है आप लोग होमवर्क ट्राई भी किए होंगे और जो भी आपको होमवर्क में दिक्कत होगा उसको मैं डिस्कस भी कर दूंगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में, मतलब 12th बोर्ड हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दोनों में इससे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो है हम लोग इसी में आगे कुछ और टाइप्स को सीखेंगे, जिसमें एक हम लोग सीखेंगे लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। तो लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट क्या है इसको समझिए। जैसे डायग्राम तो बना दिए हैं, यहाँ देखो एक मिरर है, प्लेन मिरर है और ये समझो स्क्रीन लगा हुआ। यहाँ पर एक सोर्स को रखे, लाइट सोर्स को रखे। अब एक लाइट जैसे यहाँ डायरेक्ट पहुंचा और दूसरा लाइट यहाँ टकरा करके पहुंचा, तो यहाँ पर दो लाइट वेव पहुंचा ना। अब दोनों मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा कि डिस्ट्रक्टिव करेगा, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो देखो, जैसे लाइट यहाँ आके ऐसे गया, अगर आप इसी स्क्रीन से देखें तो स्क्रीन से देखने पर क्या लगेगा कि एक लाइट सोर्स यहाँ है, एक लाइट सोर्स यहाँ है, क्योंकि इसी का इमेज यहाँ बना हुआ है, मिरर के कारण इमेज बना हुआ है। तो समझ लो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा हो गया कि यहाँ से d डिस्टेंस पर स्क्रीन है और दोनों जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट रहता था, यहाँ लाइट सोर्स है, तो समझ लो ये दो ठो स्लिट है और बीच का गैप 2D है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग D लेते थे बीच का डिस्टेंस, उसके जगह 2D ले लेना और तो कुछ करना नहीं। अब देखो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बतलाव इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो बोलेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो पढ़े थे पाथ डिफरेंस क्या होता है। तब पाथ डिफरेंस होता था, याद करो, x/d/d, लेकिन वहाँ d होता था दोनों स्लिट के बीच का गैप, लेकिन यहाँ d के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2d। यानी ऐसे सोचो कि लाइट यहाँ से चल के आया, फिर यहाँ से चल, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, ये तो वही बात हुआ। तो हम इसको माप लें या इस यहाँ से डायरेक्ट मेजर करें, दोनों एक ही बात है। तो अगर पूछा जाए कि पाथ डिफरेंस P पॉइंट पर क्या होगा, तो बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस तो होगा x 2D/D। तो कोई अगर ये पूछे कि क्या हम बोल सकते हैं कि यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, तो बोलेंगे कि नहीं। तो कहीं के पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो आप बोलते थे कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा/2 होना चाहिए। क्या यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि अगर n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, 2n-1 लैम्डा/2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो बोलेंगे नहीं, इसमें कुछ फर्क है। फर्क क्या है, ये लाइट डायरेक्ट नहीं आया है, ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आया। और अब यहीं पर एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है और वो ये सीखना है कि व्हेन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बाय द टेंसर मीडियम, then phase is increased by पाथ। ठीक ना, ये पॉइंट को याद रखना है। मतलब लाइट जो है इससे टकरा करके आया तो जो फेज डिफरेंस पहले से था वो पाई से चेंज कर जाएगा। यानी कि फेज डिफरेंस क्या हो गया, तो बोलेंगे फेज डिफरेंस तो आप जानते हैं ना, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो x 2D/d ये हो गया फेज डिफरेंस
ठीक ना। ये फेज डिफरेंस हुआ इस पार्ट डिफरेंस के कारण, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, लेकिन चूंकि एक लाइट जो है मिरर से टकरा के लौटा है, इसलिए पाई से फेज डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा समझें, अगर ये लाइट डायरेक्ट यहां से जाता है, ऐसे आके नहीं जाता, और तब कोई हमसे पूछता ना कि फेज डिफरेंस क्या होगा, तब हम लोग बोलते कि फेज डिफरेंस इतना होगा। ठीक ना, पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस इतना होगा, लेकिन ये लाइट टकरा करके लौटा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, पाई ऐड करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सोचना, ये पाई ऐड करने से हो क्या जाता है, तो ये सब चीज उल्टा पुल्टा कर देता है। देखो कैसे पढ़े हो ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, याद करो 2n पाई हम लोग पढ़ते थे। n 0 रखोगे 0, 1 रखोगे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब कि जब इवन मल्टीपल रहता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव में हम लोग पढ़े थे 2n-1, ठीक ना, 2n-1 पाई पढ़े थे। n के जगह 1 रखते थे तो आता था पाई, 2 रखते थे 3 पाई, 5 पाई, इसमें ऑड मल्टीपल आता था। थोड़ा समझना, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, चलो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस 0 होता था, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव होता था। यहाँ मान लो 2 पाई होता था तो डिस्ट्रक्टिव होता था, यहाँ 4 पाई, यहाँ 6 पाई, थोड़ा समझना, तो इस सब पर कंस्ट्रक्टिव होता था। अब जो है जहाँ पाई होता था वो डिस्ट्रक्टिव, ये डार्क वाला 3 पाई, 5 पाई, ये सब पॉइंट होता था। थोड़ा सोचो ऐसे कि जैसे यहाँ फेज डिफरेंस 2 पाई है, अगर हम कोई मेथड से उसको पाई से इंक्रीज कर दिए तो बोलो 2 पाई है तो कितना हो गया, 3 पाई। तो अगर 3 पाई हो जाएगा तब बतलाओ तो ये कंस्ट्रक्टिव रहेगा कि डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो जाहिर है डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और जहाँ 3 पाई है और उसको पाई से बढ़ा दें तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टिव, वो 4 पाई हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यानी ऑड वाला इवन हो जाएगा, इवन वाला ऑड हो जाएगा। सोचो ना, अब जैसे 4 पाई है और उसमें एक पाई ऐड कर दो तो 5 पाई ना हो जाएगा, यानी डिस्ट्रक्टिव में ना बदल जाएगा। यानी एलवाइट्स मिरर एक्सपेरिमेंट में नया कुछ नहीं होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव होता था, एलवाइट्स मिरर एक्सपेरिमेंट में वहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होता था वहाँ, क्योंकि फेज कितना से चेंज कर गया है, पाई से। तो ये बात डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे कि एलवाइट्स मिरर एक्सपेरिमेंट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में कंडीशन उल्टा हो जाता। उसमें जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव होता था, यानी उसमें एन लैम्डा होने पर कंस्ट्रक्टिव होता था, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होने पर, तो इसमें बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव होगा। अब पार्ट डिफरेंस जब 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा तब बोलेंगे कंस्ट्रक्ट, क्योंकि जैसे ही फेज पाई से बदला तो कहानी ही बदल गया, सारा कंस्ट्रक्टिव बदल गया डिस्ट्रक्टिव में। और देखो इसी फार्मूला को मेथड से कैसे लाएंगे, आप बोलेंगे ऐसे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई। ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n पाई, पढ़ते थे कि नहीं। अब बोलो फेज डिफरेंस आया मेरा क्या है, तो 2 पाई बाई लैम्डा x 2d बाई डी प्लस पाई इज इक्वल टू 2n पाई। देख लो, इस पाई को उधर ले जाओ तो 2 पाई बाई लैम्डा x 2d बाई डी क्या आ गया, देखो ना 2n-1 पाई, पाई को उधर ले जाए कॉमन कर लिए, देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, x 2d बाई डी 2n-1 लैम्डा बाई 2 आया कि नहीं, बता दो।
बोलो तो। कंस्ट्रक्टिव के लिए नया बात हुआ, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, पाथे डिफरेंस का ना फॉर्मूला है, देखो यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या आ गया फॉर्मूला 2n-1 λ/2, जबकि ये पहले तो पढ़े थे डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो बोलेंगे कि हाँ वही फॉर्मूला है, बस भेज चूंकि पाई से बदला है ना, इसीलिए एक कंडीशन बदल गया। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस तो आप जानते हैं 2n-1 पाई होता है। तो देखो अब इतना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस जो है यानी x2d/d क्या होना चाहिए n λ। बस मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, नया नहीं। उसमें जैसे बोलते थे ना कंस्ट्रक्टिव के लिए n λ, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 λ/2, तो वही फॉर्मूला है, बस बदल दिए, कंस्ट्रक्टिव वाला डिस्ट्रक्टिव में लिख देना है डिस्ट्रक्टिव। अब देखो जैसे यहां से अगर x निकालें तो n λd/2d, n के जगह 0 रखेंगे तो x हो गया 0, यानी कि स्क्रीन का जो सेंटर यानी P0 जो पॉइंट है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ये 0th डार्क हो गया। जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट से स्टार्ट होता था, यहाँ ब्राइट बनता था, मैक्सिमम बनता था, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस 0 होता था, लेकिन मिरर के वजह से फेज डिफरेंस जहाँ 0 था वो पाई से बढ़ गया, तो 0 के बजाय वो पाई हो गया, तो ऑड मल्टीपल रहता है पाई के, तब तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अब कोई पूछेगा अगला जो है डार्क कहाँ मिलेगा, तो n के जगह 1 रखो, तो ये जो है नेक्स्ट डार्क मिलेगा λd/2d पर। फिर उसके बाद वाला ठीक ना, इसको फर्स्ट डार्क बोलेंगे। अब जो है अगला कहाँ मिलेगा 2 λd/2d पर, यानी λd/d पर जो कहो। तो देखो यहाँ डार्क बना, फिर अगला डार्क यहाँ बना, तो दो डार्क के ही बीच के गैप को ना हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर बीच में मैक्सिमा बनेगा, यानी अगर इसका हम लोग वेव फॉर्म बनाते तो देखो ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ ब्राइट नहीं हुआ, ये डार्क है, देख रहे हो ना, एम्पलीट्यूड यहाँ 0 दिखाया गया, फिर घटते घटते देखो यहाँ फिर डार्क हो गया, फिर यहाँ ब्राइट हो गया। इसी को ना हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तब फ्रिंज विड्थ पूछा जाए तो इसके और इसके बीच का जो गैप है यही तो हो यार। फ्रिंज विड्थ तो ऐसे भी आप जानते हैं ना, फॉर्मूला होता है λd/d, तो यहाँ बीच का गैप जो है 2d है, तो जहाँ स्मॉल d लिखते थे, बस यही तो हो गया, नया कुछ इसमें करना था। इसको फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। यानी देखिए आपको जो है शॉर्टकट में जो बात याद रखना है क्या, तो भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला इसमें होगा। फर्क यही है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बीच का गैप जो है d रहता था, यहाँ समझो 2d है, और कंस्ट्रक्टिव वाला डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला कंस्ट्रक्टिव। इसमें हमसे कोई पूछेगा कि बतलाओ फोर्थ ब्राइट कहाँ बनेगा, तो देखो यही है हमारा फॉर्मूला, n के जगह 4 पुट कर देंगे तो फोर्थ ब्राइट निकल जाएगा। वो जो है डार्क के लिए फॉर्मूला है, फोर्थ डार्क कहाँ मिलेगा, n के जगह 4 रख दो, फोर्थ डार्क मिल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं तो ये तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट करें।
हाँ जी, देखेंगे एक क्वेश्चन जो एस.सी. वर्मा के बुक से लिए हैं, प्रॉब्लम नंबर 25। इससे भी आप कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन जो लिया जा रहा है ना, वो आपको पहले से कुछ ना कुछ नया सिखा दे रहा है, ठीक ना। कुछ नया कंसेप्ट आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखेंगे। आइए देखिए, कह रहा है क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट के बीच का गैप जो है वो डी है, ठीक। डी का वैल्यू 0.5 मिलीमीटर। स्क्रीन का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर और स्क्रीन के सेंटर से 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर एक होल कर दिया गया, यहां एक होल कर दिया गया। अब लाइट S1 से भी यहां पहुंच रहा और S2 से भी यहां पहुंच रहा। अब दोनों मिल करके इस होल के पास कंस्ट्रक्टिव करेगा कि डिस्ट्रक्टिव करेगा मालूम नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसमें 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ मौजूद है, ठीक ना। मतलब कि सिंगल वेवलेंथ वाला बात नहीं हो रहा, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये बतलाओ इस होल से कौन कौन सा वेवलेंथ बाहर नहीं निकलेगा। यानी इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि लाइट जब S1 से पहुंचेगा P पर और S2 से पहुंचेगा P पर, तो कौन कौन सा वेवलेंथ यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, क्योंकि जिसका डिस्ट्रक्टिव होगा उसका वेवलेंथ जो है इधर निकलने वाला नहीं है, वो तो डार्क बन गया। और यही पूछता किसके लिए यहां स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगा, किस वेवलेंथ, तो समझते कि यहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा। तो ठीक, यानी कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही कह रहा है कि कौन कौन सा वेवलेंथ जो है यहां पे अब्सेंट होगा जो इसके बीच का। तो बोलेंगे कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P, अगर आप चाहते हैं P पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तब पाथ डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला ये होता है, इट शुड बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए अगर आप चाहते हैं P पर डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक। मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है, लैम्डा 2xd डिवाइडेड बाई 2n-1 कैपिटल T। अब थोड़ा वैल्यू कैसे निकालें देखते हैं। x कितना दिए हुए हैं जी, तो 1 मिलीमीटर, यानी 1 × 10⁻³ मीटर। d कितना दिए हुए, 0.5 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर। 2n-1 तो ज्यों का त्यों। कैपिटल D कितना है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 0.5 मीटर, है ना। अब देखो ये कितना आ गया जी, थोड़ा देखो बढ़िया से, तो 0.5 तो कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2n-1। लेकिन एक चीज सोचो, हमको ये नैनोमीटर में, नैनो मतलब 10⁻⁻9 होता है, तो एक काम करो ना, इसको हम ऐसे लिख दें 2000 10⁻⁻9। तो बोलो क्या गलत होगा?
तो बिल्कुल सही है ना, वो तीन जीरो मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। अब चलो यहीं से हम लोग आगे का काम करेंगे। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी लैम्डा आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 2n-1 नैनोमीटर। अब n का वैल्यू पुट करते जाओ, है ना, n का वैल्यू 1 पुट करो, क्योंकि 0 पुट करोगे माइनस में उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। n का वैल्यू ऐसे भी इस फार्मूला में जानते हो n 1 से स्टार्ट होता है, तो n के जगह 1 पुट करो तो देखो तो लैम्डा कितना आ रहा है, तो 2000, n के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 - 1 यानी 2000 नैनोमीटर। तो बतलाओ क्या ये आंसर होगा, ये वेवलेंथ एब्सेंट होगा, क्या ये आंसर होगा? तो बोलेंगे नहीं, हमारा आंसर 400 से 700 के बीच का होना चाहिए, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। हमको ये पता लगाना है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का कौन सा वेवलेंथ एब्सेंट होगा। अब चलो जी, पुट n = 2, तो 2000 डिवाइडेड बाई, है ना, देखो तो ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाई 3 नैनोमीटर, ठीक ना, समझो नैनोमीटर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना नैनोमीटर आएगा। तो देखो ये जो वेवलेंथ है इसके बीच का है ना, तो इसके बीच का तो ये है, इसलिए ये आंसर में आ जाएगा। अब देखो n के जगह अगर 3 रखें तो 2000 2 × 3 - 1 यानी ये तो 4 हो जाएगा ना, सॉरी 5 हो जाएगा, 2000/5 यानी 400 नैनोमीटर। तो देखो तो 400 नैनोमीटर, हाँ ये तो है ही, यानी ये बॉर्डर लाइन ही हो गया। मतलब कि अब n का वैल्यू इससे ज़्यादा रखेंगे, अगर n के जगह 4 रखें, देखो ऑप्शन तो ये भी होगा, लेकिन ये आंसर में इसलिए शामिल नहीं क्योंकि हमको 400 से 700 के बीच वाला बताना, ये तो 2000 हो जा रहा है। तो बोलेंगे क्या, n के जगह अगर 4 रखें तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 × 4 - 1 यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नीचे 7 हो जाएगा। तो समझ रहे हो कि अब ये जो है 300 नैनोमीटर से भी कम आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। यानी आंसर क्या हुआ, तो बोलेंगे कि आंसर यही हुआ कि 400 नैनोमीटर और 667 नैनोमीटर ये दोनों एब्सेंट रहेगा। यानी वेवलेंथ between 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर और कौन कौन आया, तो 400 नैनोमीटर एंड 667 नैनोमीटर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक ना, डिस्ट्रक्टिव एट पी लिख दे रहे। चलो आंसर तो समझ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जो हम बताने नहीं जा रहे, उसमें कहेगा बतलाओ किसके वजह से स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव पूछ रहा है। तब यहाँ 2n - 1 λ/2 नहीं करेंगे, n लैम्डा करेंगे। अब फिर लैम्डा का वैल्यू निकाल देंगे, नहीं है कि नहीं आसान। लैम्डा का वैल्यू जैसे इसमें निकाले, उसमें बस n के जगह, सॉरी 2n - 1 λ/2 के जगह n लैम्डा लिख देते। अब फिर n का वैल्यू अपना पुट करते जाते, लैम्डा आते जाता, और मुझे उस लैम्डा को बताना है जो इसके बीच का है। तो और आसान है, देखो हम हिंट कर ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ n लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दोगे n से, n 0 रखोगे तो लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। n 1 रखो, 2 रखो, और देखो कौन कौन इसके बीच का आता है, ठीक है ना। तो चलो इसमें हम लोग इतना सीखते हैं, नोट करें। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आपको बता रहे हैं जिसमें 2 से ज़्यादा लाइट वेव किसी पॉइंट पर पहुँचे
और पूछा जाए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा तो कैसे निकालते हैं? ठीक ना, हम लोग जो हैं जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो जो है कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट भी सिखाएगा, इसीलिए वो सब क्वेश्चन को ले। जैसे अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें 2 स्लिट लेते थे, अब जो है ना इसमें 3 स्लिट ले रहे हैं। तीन स्लिट इक्वल सेपरेशन पर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। जाहिर है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहता है तो प्लेन वेव फ्रंट होता है, तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ आया, तो जिस समय ये पॉइंट यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ, तीनों जो है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा। ठीक ना, तीनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा। समझेगा? डी डिस्टेंस पर है इसके, अब जो है लाइट ये स्लिट ए से निकला और पी नॉट पर पहुंचा, बी से भी निकला और पी नॉट पे पहुंचा, और सी से भी निकला पी नॉट पे पहुंचा। तीनों स्लिट एक जैसा है, तीनों से जो लाइट ओरिजिनेट कर रहा उसका इंटेंसिटी आई। पूछा जा रहा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी नॉट पॉइंट पर क्या हो, है ना, इस पी नॉट पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो। तो कैसे बनाया जाए भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, तो वो तो काम करेंगे, लेकिन खैर ये क्वेश्चन में एक चीज दे दिया, 2 पार्ट है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बीपी नॉट माइनस एपी नॉट अगर λ/3 हो, क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है अगर बीपी नॉट माइनस एपी नॉट यानी इन दोनों का पार्ट डिफरेंस अगर λ/3 हो, तब प्रूफ करो कि d का जो वैल्यू होगा, स्मॉल d का जो वैल्यू होगा वो 2 लैम्डा, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है 2d/3 होगा, कह रहा यही प्रूफ करना। If BP naught minus AP naught λ/3 then D इतने के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना। ठीक, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर तीनों का इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P नॉट पर क्या होगा। फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी नॉट। ठीक, तो अब ये काम करना है। क्वेश्चन का 2 पार्ट है, बीपी नॉट माइनस एपी नॉट λ/3 है। और देखो क्वेश्चन में एक बात और लिखे हुए है कि कैपिटल डी का जो वैल्यू है वेरी वेरी ग्रेटर देन है स्मॉल डी, यानी स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर है। और ठीक ना, ये 28 नंबर SCB का क्वेश्चन है
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए थोड़ा समझिएगा। BP नॉट माइनस AP नॉट अगर पूछा जाए क्या होगा, तो सिखाए थे आपको कि जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे, स्टार्ट कीजिए जिस दिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे उसी दिन ये बात सिखाए थे। जब भी ऐसा लिखा रहे और पार्ट डिफरेंस कोई पूछे तो ऐसे बोलेंगे BP नॉट स्क्वायर माइनस AP नॉट स्क्वायर। स्क्वायर का डिफरेंस सिखाए थे। ये काम कब करने के लिए सिखाए थे? जब ऐसा लिखा हुआ रहे। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना रहे, BP नॉट स्क्वायर माइनस AP नॉट स्क्वायर। तो बोलो तो BP नॉट स्क्वायर क्या होगा जी? BP नॉट स्क्वायर तो बोलेंगे D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AP नॉट स्क्वायर तो D स्क्वायर। BP नॉट प्लस AP नॉट, BP नॉट माइनस AP नॉट। देखो तो BP नॉट और AP नॉट सिखाए थे कि एज कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, BP नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AP नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सिखाया गया था ना कि ऐसा जब भी लिखा रहता है तो ये दोनों को या इन तीनों को भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान के चलेंगे। ये बात केवल तब वैलिड होता है जब कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। ठीक, तो सोचो D प्लस D, BP नॉट माइनस AP नॉट D स्क्वायर। तो देख लो BP नॉट माइनस AP नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, कितने के इक्वल है? λ/3। तो चलो ना इसको लिख ही दे रहे, 2D λ/3 इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो एक मिनट, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए जो दिया है ना, प्रूफ करने के लिए जो दिया है उसमें छूट गया है, यहाँ λD है। हाँ ध्यान से देखो, तो बोलेंगे क्या? D का वैल्यू कितना आ गया? 2 λD/3। स्मॉल d इतना हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं? तो देखो ये जो कंसेप्ट सिखाई इसमें एक बात ये बतलाए कि जब भी पार्ट डिफरेंस का चर्चा हो, अब कोई पूछे ना CP नॉट माइनस AP नॉट बतलाओ, चलो काम कर ही देते। अगर मुझे CP नॉट माइनस AP नॉट निकालना होता तो CP नॉट स्क्वायर माइनस AP नॉट स्क्वायर, और क्या लिखते? देखो CP नॉट स्क्वायर फिगर में देखो तो क्या आएगा? CP नॉट स्क्वायर, तो ये कैपिटल D है 2D, तो बोलेंगे 2D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। AP नॉट क्या है? D स्क्वायर। तो CP नॉट प्लस AP नॉट, CP नॉट माइनस AP नॉट 4D स्क्वायर। और आपको मालूम है CP नॉट AP नॉट के इक्वल है और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है D का। क्यों? क्योंकि D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। ठीक ना, ऐसा है तभी ये बात लिख पा रहे हैं, वास्तव में इक्वल थोड़े है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो D प्लस D, CP नॉट माइनस AP नॉट 4D स्क्वायर। बोलो CP नॉट माइनस AP नॉट कितना हो गया? ये 2D ना होगा, यानी 2D स्क्वायर बाई D। 2 कैंसिल किया तो देखो इतना आ गया। अब कोई कहे कि D का वैल्यू इतना है, अब बतलाओ पार्ट डिफरेंस क्या होगा? तो बोलेंगे CP नॉट माइनस AP नॉट, D का स्क्वायर करो तो 2 λD/3। देखो तो कितना आ गया? CP नॉट माइनस AP नॉट 4 λ/3 आ गया। देख लो, मतलब कि ये दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है BP नॉट माइनस AP नॉट जो है वो कितने के इक्वल है?
तो लैम्डा बाई 3, क्वेश्चन ही दे दिया है बीपी नॉट माइनस एपी नॉट लैम्डा बाई 3, और सीपी नॉट माइनस एपी नॉट कितना हो गया 4 लैम्डा बाई 3। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये तो समझ गए। अब जो है क्वेश्चन जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है कि इस तीनों वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो। भाई 2 के लिए तो पढ़े थे, 3 के लिए पढ़े नहीं थे। अच्छा याद करो ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा। यानी समझो वेक्टर फार्मूला जैसा होता था ना, समझो ये a1 वेक्टर है, ये a2 है, ये a3 है, समझो 3 ठो वेक्टर है। अगर 2 ही रहता और कोई पूछता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बतलाओ, तो इसका भी एम्पलीट्यूड हमको ये लेना है क्योंकि इंटेंसिटी तीनों का सेम है। तो बोलते क्या कि इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a कॉस डेल्टा, डेल्टा जहां फेज डिफरेंस होता है। तो कहे कि फेज डिफरेंस कहाँ मालूम है, तो बोलेंगे अरे पार्ट डिफरेंस मालूम है ना, लैम्डा बाई 3 है, तो उसके हेल्प से फेज डिफरेंस नहीं निकल जाएगा। यानी पहले हमको पता करना पड़ेगा कि बीपी नॉट और एपी नॉट का फेज डिफरेंस क्या है। तो समझ लो ये 2 वेक्टर है, अब फेज डिफरेंस समझो बीच का एंगल है। फिर देखना पड़ेगा कि सीपी नॉट और एपी नॉट का फेज डिफरेंस क्या होगा, फिर उसको भी समझेंगे कि ये 2 वेक्टर है और बीच का एंगल इतना है। फिर इस तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालेंगे। तो ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ तक काम कर लें, ठीक ना, इसको आप लिख लीजिए, इसी के हेल्प से जो है आगे का काम कर रहे हैं, नोट करें इसको। आइए अब हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए काम करते हैं। तो पहले हम लोग फॉर बीपी नॉट एंड एपी नॉट, तो इतना आपको मालूम है बीपी नॉट माइनस एपी नॉट लैम्डा बाई 3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। देख लो ये आ गया 2 पाई बाई 3 है ना, यानी कि 120 पाई मतलब 120 हो गया ना, 120 सॉरी पाई मतलब 180, 2 इंटू 180 बाई 3 करो, यानी 120 डिग्री आ गया। यानी माइंड में समझो कि एपी नॉट एक वेक्टर है, बीपी नॉट दूसरा वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल 120 है, ठीक ना। चलो यहाँ पे बना देगा। मान लो एक वेक्टर a1 है जो एपी नॉट के लिए बोले, दूसरा वेक्टर जो है, समझना, दूसरा वेक्टर जो है वो a2 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, तो दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ठीक, बीपी नॉट और एपी नॉट का बात करें। इसी तरह से फॉर सीपी नॉट एंड एपी नॉट, तो सीपी नॉट माइनस एपी नॉट अभी आप निकाले थे 4 लैम्डा बाई 3 है। तो इन दोनों का अगर फेज डिफरेंस देखें तो 2 पाई बाई लैम्डा 4 लैम्डा बाई 3 यानी 8 पाई बाई 3। देखो पाई बाई 3 हो गया 60 डिग्री, 8 इंटू 60 480 डिग्री। ये 480 डिग्री कैसा होता है जी, 480 डिग्री। यानी कि समझ लो कि ये तीसरा जो वेक्टर है जिसको सीपी नॉट बोले, वो एपी नॉट वाला वेक्टर से समझो 480 डिग्री बना रहा है। 480 माने क्या हुआ, 360 तो यहीं हो गया, मतलब यहीं पहुंच गए 360। तो 360 में कितना ऐड करें कि 480 आए, तो फिर 120 ही आ गया। मतलब कि जो तीसरा वेक्टर है वो भी संजोग है कि किधर है, 120 पे, ठीक ना। देख लो बीपी नॉट और एपी नॉट जो 2 वेक्टर अजूम किए
क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है ना वेक्टर मेथड को फॉलो करता है, तब वेक्टर एडिशन जैसा लिखते हैं। तो AP नॉट को अगर मान लो इसका वेव जो पहुंचा उसको A1 वेक्टर से दिखा है, A2 120 पर आया और A3 भी क्या आ गया, आया 480 पर, लेकिन 480 फिर किसके इक्वल हो गया, 120 के ही इक्वल हो गया, क्योंकि हम 480 से 360 माइनस कर दें तो ये फिर 120 में ही बदल जाएगा, है ना, क्योंकि 360 करेंगे तो यहीं, यानी देखो जी माइंड में ऐसे सोचो कि 3 ठो वेक्टर है और तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। एक वेक्टर इधर है और 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है 120 डिग्री के एंगल पे। तो चाहो तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि एक वेक्टर इधर है जिसको A1 बोले, जिसका मैग्नीट्यूड A है, और ये दोनों वेक्टर मिल करके, चूंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर है तो ये भी ये है, ये भी ये है, तो ये 2A हो गया और बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक ना, बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री। अब पूछा जाए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो सोचो 2 वेक्टर है, एक इधर एक इधर, बीच का एंगल कितना 120, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो बोलेंगे कि भाई फॉर्मूला तो यही होता है, 2 वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो A² प्लस B² यानी B के जगह यहाँ 2A है, प्लस 2A इंटू B cos 120, यही ना है। देख लो तो ये कितना आ गया, 4A² प्लस 5A² माइनस 2A² यानी आ गया 3A², यानी कि एम्पलीट्यूड आ गया √3A, यानी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है √3A। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा आपसे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I है। तो देखो एक बात बोलोगे ना कि I प्रोपोर्शनल हो गया A², यानी I कितना हो गया KA², ये बात बोलोगे कि नहीं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर देखना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P0, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर K इंटू A² करोगे √3A होल स्क्वायर, 3KA²। अब K इंटू A² को I ना बोले हैं तो देखो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3I आ गया, है ना, यानी कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी I है तो रिजल्टेंट क्या हो गया 3I। देखो अब कुछ लोग जो है ना ऐसे सोचते हैं, अरे इतना बनाने की क्या ज़रूरत है, I तो मिल के 3I, बिल्कुल नहीं, समझा नहीं, फेज डिफरेंस 120 था तो ना, कुछ और हो जाएगा तो कोई और रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। यही नहीं, अगर मान लो A1 और A2 के फेज डिफरेंस 120 आया था, अगर A3 का कुछ और आता 120 ना आकर के, तभी 3 वेक्टर होता, 3 अलग अलग, ऐसे तो हम लोग 2 वेक्टर में ना बदल लिए इसको, तब 3 अलग अलग वेक्टर होता। मान लो 1 मिनट के लिए A3 होता 60 डिग्री पर, तब क्या करते, तीनों को वेक्टर मेथड से जो कंपोनेंट में ब्रेक करते थे, IJ में ब्रेक करके ऐड करते, तब ना बनाते, है ना। तो देखिए कोशिश किए हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइप बताएं, कुछ टाइप रोक भी लिए कि आप ट्राई करें, जहाँ दिक्कत हो तो एक दिन हम आपको लाइव क्लास रख देते हैं डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, तो आप लोग ट्राई कर लेंगे और तब जो है ना इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।